मैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, निर्वाण यूनिवर्सिटी, और फिलहाल आपके ही बीच में बैठी हुई आपकी जैसी बहन। पैनल डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे यहाँ पधारे हुए अतिथि महोदयों से मैं निवेदन करूँगी कि वे अपना अपना एक छोटा सा ब्रीफ परिचय जो है हमको दें, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी। मैम प्लीज़। सभी को नमस्कार। मैं निर्मला चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर इन राजस्थान रेवेन्यू इंटेलिजेंस, और आज मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सबसे यहाँ मिल रही हूँ। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट सारिका चौधरी, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में। आप सब बहनें आए, बहुत अच्छा लगा। हम सब एक ही मंच में हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। नमस्ते, सुलेश चौधरी, एडिशनल एसपी राजस्थान पुलिस। आप सब लोगों को देख के बहुत उत्साह हो रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। 15 दिन पहले हरिराम जी मेरे पास आए थे कि प्रोग्राम करना है, किस तरह से करें, तो हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके लिए काफ़ी मीटिंग भी हम लोगों ने करी, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने जो पार्टिसिपेशन किया है उससे लग रहा है कि हम लोगों को ये प्रोग्राम करते रहना चाहिए। नमस्कार। सबसे पहले आज इस प्रोग्राम में जो बहनें पधारी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं सरोज चौधरी अजमेर से हूँ। बेसिकली मैं एक काउंसलर हूँ और सोशल एक्टिविटी करती हूँ छोटी छोटी, और बीजेपी जिला महामंत्री हूँ अजमेर से। थैंक यू। मैं सुबिता बिचर, मकराना प्रधान और कर्माबाई जाट महिला संस्था, जो एकमात्र जाटों की महिलाओं की संस्था है, उसकी नागौर से जिलाध्यक्ष हूँ। और मैं आप सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे याद है कि जब मैं पहले जाट महासभा का यहाँ आयोजन किया गया था हरिराम जी के सानिध्य में, जिसमें मैं आई थी, और मैंने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 या 25 महिलाएं आई थी। तो मैंने उस मंच से मैंने आगाज किया था कि मैंने कहा यहाँ सब जाट भाई आए हैं तो कम से कम अपने घरवालियों को भी लाए, ताकि वो आगे बढ़े, सीखे और देखें। बाहर निकलेंगे घर से तभी तो सीखेंगे, तभी देखेंगे और तभी हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। तो ये सेकंड मंच है जहां हम एक कम्युनिटी के यहाँ सब जने बैठे हैं। मुझे आप सब आए और उसका बहुत हर्ष उल्लास से, बहुत अंदर से अनुभूति हो रही है कि हाँ, हम सब आज एक छत के नीचे बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मेरी संस्था आगे बढ़ रही है, उसी तरीके से अपनी कम्युनिटी के भी बहुत सी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं अपने सामने आ रही है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और हरिराम जी का और जो इनके आयोजन समिति है उनका सबका मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ एक मंच पे बैठने का मौका दिया। धन्यवाद। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी आप सबको देखकर कि बारिश की बूंदें छोटी छोटी ही क्यों ना हो, बारिश की बूंदें छोटी छोटी ही क्यों ना हो, वो लगातार बरसती है तो सागर बना देती है। इसी प्रकार से हमारी छोटी छोटी कोशिशें होगी जिसे हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही सुंदर आपने संक्षिप्त रूप में महिला शक्ति का जो परिचय दिया है। हमारे बीच में उपस्थित हमारी बहुत ही बहुमूल्य और सशक्त महिला का एक सशक्त उदाहरण जो है, राजस्थान की जाट समुदाय की पहली महिला आरपीएस मैडम सुलेश चौधरी से मैं अपने प्रश्नों की शुरुआत करूंगी। मैम, आपको यहाँ देखकर ही अपने आप में सशक्तिकरण की अनुभूति हो रही है, क्योंकि जो पुलिस डिपार्टमेंट है या इस तरह का जो शक्ति से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है, उस पर अभी तक जो है या कुछ सालों पहले तक पुरुषों की ही दावेदारी या संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। अब महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि एक जो महिला होती है उसके लिए घर से बाहर निकलकर काम करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, और आपका जो फील्ड है, आप आरपीएस हैं, ऑफिसर हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ चुनौतियां जो है, स्टेटस और रोल जिसको हम कहते हैं भूमिका, आपकी जो है दोनों जगह आपने किस प्रकार से सामंजस्य बिठाया या किस प्रकार की चुनौतियां आपके सामने आई, वो थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिए।
देखिए, मैं राजस्थान पुलिस में जब आई थी, जब 2 महिला आरपीएस ऑफिसर मेरे पर, तीसरा नंबर मेरा राजस्थान में से और सब में देखा जाए तो तीसरा नंबर है। तो जब इस डिपार्टमेंट में मैंने नौकरी ज्वाइन की तो एकदम से मुझे लगा कि अपन किस जगह आ गए, कोई महिला ही नहीं है, सारे पुरुषों के बीच में काम करना और वो भी एक चुनौतीपूर्ण काम करना। तो मैंने उस चीज़ को बड़ा चैलेंज के रूप में लिया और किसी भी पुरुष से अपने आप को कम आंकने की कोशिश नहीं की। सबके साथ मिलकर के मैंने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की, जिसकी शुरुआत मैंने मेरी ट्रेनिंग से ही की। राजस्थान पुलिस में जब अकेडमी में जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में हम लोगों की पीटी, परेड, सारी एक्टिविटीज़, पढ़ाई लिखाई, फायरिंग, सब चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें भी सब में मैं फर्स्ट रही थी। राजस्थान पुलिस में सबसे पहले परेड कमांडर, राजस्थान पुलिस में सबसे पहले परेड कमांडर महिला के रूप में मैं रही। इसके साथ ही वहाँ पे एक सोर्ड ऑफ ऑनर मिलता है, जो ऑलराउंडर, जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको, वो भी सबसे पहले राजस्थान पुलिस में मेरे को ही मिला महिला के रूप में। सबसे बढ़िया आउटडोर का, जिसमें आउटडोर की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो गेम्स हैं, चाहे वो परेड है, चाहे अन्य तरह की एक्टिविटीज़ हैं, उसका भी बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड मुझे मिला। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजस्थान पुलिस की लगभग 1500 लोगों की हमारी एसोसिएशन है। उस एसोसिएशन में फर्स्ट टाइम जाट लेडी महासचिव में बनी। तो मैंने मेरे काम को हर जगह बेस्ट रखने की कोशिश की। इसके साथ साथ मैंने मेरे परिवार को भी लेके चली। मैंने परिवार को कभी भी अलग नहीं रखा। मैंने मेरे सास ससुर को, मेरे जेठ देवर को, मेरे जेठ जेठानी को, सबको साथ रखा। और मेरे बच्चों का पालन पोषण मैंने सर्वेंट से नहीं करवा करके उन्हीं से करवाया, ताकि मैं इस काम को ढंग से अंजाम दे सकूँ। इसलिए मैंने मेरे परिवार को साथ रखा, परिवार को साथ लेके चली। आज भी परिवार के साथ रहती हूँ, परिवार को साथ लेके चलती हूँ। इसलिए मुझे जो चुनौतीपूर्ण कार्य था उसको करने में कोई दिक्कत नहीं आई। थैंक यू सो मच मैम। युवा और बालिकाएं भी मौजूद हैं। आने वाली जो पीढ़ी है उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और आत्मनिर्भरता के लिए? सुलेश मैम, लास्ट जो मैसेज है आपका वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और बालिका आत्मनिर्भरता के लिए, हमारी जो बच्चियां यहाँ बैठी हुई हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहती हैं? मैं इनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी काम असंभव नहीं है। हमें अपने आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिमाग में नहीं लाना चाहिए। ये कोई भी काम करो तो ये सोच के करना चाहिए कि हमें सफलता मिलेगी, भले ही असफलता मिले लेकिन उससे भी अपन कुछ सीखते हैं। तो ये मेरी जो नवयुवा पीढ़ी है, जो लड़कियां हैं, उनसे निवेदन है कि दूसरा वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखें फैमिली के प्रति। विशेष रूप से जो पुलिस के अंदर मैं रह करके जो देख रही हूँ कि आजकल जो महिला थाने में जिस तरह केसेज आ रहे हैं या विमेन एट्रोसिटी केसेज आ रहे हैं, उसमें लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है एडजस्टमेंट की। तो अपने को परिवार के साथ एडजस्टमेंट करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए, तब हम उस चीज़ को साथ लेकर चल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि भाई शादी के बाद में अपन एडजस्टमेंट अगले परिवार से नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है हमें। जब परिवार है तो हम हैं, परिवार है तो समाज है, समाज है तो देश है। तो हम इस चीज़ को लेकर के चलें और उस चीज़ में एडजस्टमेंट करना सीखें। ये नहीं सोचें कि भाई मैं ऐसा क्यों करूं, अपने को सारे काम करने हैं। एक महिला ही परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके कर सकती है, इसलिए उस चीज़ को अपने दिमाग में रखें। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही जोड़ता हुआ महिला सशक्तिकरण की और बढ़ता हुआ आपका ये संदेश हमारी बालिकाओं तक बिल्कुल पहुंच चुका है और वो सभी इसको फॉलो करेंगी। मेरा जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगला जो सवाल है वो भी एक अद्भुत महिला से ही है। हाई कोर्ट की एक्स वाइस प्रेसिडेंट रही हमारी एडवोकेट सारिका चौधरी मैम से। मैम, अभी तक ये देखा जाता था कि अगर लड़कियों को पढ़ा दिया गया है, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से मैं बात करना चाहूँगी, है ना, कि अगर कोई लड़की पढ़ गई है, नौकरी करना चाहती है, घर वाले काम करने के लिए उसको भेजना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में भेजेंगे और फिर हम प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं कि लड़की जो है वो बीएड कर ले, टीचर बन जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सुबह 10 बजे चली जाएगी, शाम को 5 बजे घर आ जाएगी, घर भी देख लेगी और नौकरी भी हो जाएगी, ये काम है। लेकिन आपने लीक से हटकर अपने टाइम में जो लॉ को चुना, क्योंकि आज तो बहुत जनरल हो गया है कि बच्चियां लॉ कर रही हैं, मेरे पास भी 5 ईयर लॉ की बच्चियां हैं काफ़ी सारी ग्रामीण क्षेत्र से, लेकिन उस समय आपने जब अपने समय में लॉ किया होगा, उसके बाद आप यहाँ पर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आई, जयपुर जैसे बड़े शहर में, तो किस प्रकार की चुनौतियां आपके सामने आई और आपने विशेष रूप से लॉ क्यों चुना? बिल्कुल सही कहा विजयलक्ष्मी आपने कि आज की 20 इयर्स पहले महिलाएं ज़्यादातर टीचर्स, शिक्षिका के रूप में आगे आने में ज़्यादा महत्व देते थे, परिवार वाले भी इसी चीज़ को महत्व देते थे। मैं आपको एक छोटी सी जर्नी बता रही हूँ, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए,
कि मेरी मैरिज 19 साल की थी, तब मेरी फर्स्ट ईयर में शादी हुई थी। उसके बाद जब मैं ससुराल पक्ष में आई तो मेरे ससुराल में जुडिशरी और एडवोकेसी से पूरी फैमिली में काफ़ी लोग थे। तो जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मेरे हस्बैंड जो पहले से ही एडवोकेट थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, बीएड नहीं करके तुम लॉ करो, हम दोनों एक ही फील्ड में रहेंगे, एक ही प्रोफेशन में रहेंगे तो शायद बहुत अच्छी लाइफ हमारी साथ में होगी। और मैं इस बात पे एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगी कि आज तक हमारे समाज में एक प्रथा चलती आई है, जो भी मंच होता है वहाँ पे ये कहा जाता है कि एक जो सफल पुरुष है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक महिला का हाथ होता है। तो मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि एक सफल नारी के पीछे भी कहीं ना कहीं एक पुरुष का बहुत बड़ा सहयोग और हाथ होता है। और आजकल ये देखा जाता है, कोई पिता के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई भाई के रूप में, कहीं ना कहीं सभी बहुत अच्छे से अपनी परिवार की महिलाओं को आगे सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे तो बहुत अच्छी ससुराल पक्ष में भी बहुत अच्छी फैमिली मिली। मेरे फादर ने भी मुझे एजुकेशन से बहुत अच्छा वो किया था, पर हाँ समय थोड़ा ऐसा था तो शादी पहले थोड़ा जल्दी हो जाया करती थी। आजकल तो अपने समाज में शादियाँ, बच्चियाँ शिक्षित होती है उसी के बाद पेरेंट्स करते हैं। तो मैं ये बहुत टफ जर्नी थी कि बच्चों के साथ लॉ करके इस प्रोफेशन में आना और वाइस प्रेसिडेंट तक का सफ़र बहुत टफ जर्नी थी मेरे लिए। पर सहयोग परिवार का ऐसा था कि मुझे कहीं कोई रुकावट महसूस नहीं हुई। बस यही है कि जो एडवोकेसी का प्रोफेशन है उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। और अगर आप पेशेंस रख के मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं मानती हूँ कि महिलाएं कभी किसी से कम नहीं है। और मैंने जो हमारे हाई कोर्ट में लगभग 5,000 के लगभग वोटर्स हैं एडवोकेट्स, उनके एक उसमें सभी ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे पहली बार में बहुत अच्छे मतों से एक हाई कोर्ट में वाइस प्रेसिडेंट बनाया। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से। और सभी ने सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है कि कोई महिला आगे आती है तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। बस आप अपनी मेहनत और लगन और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते जाइए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईश्वर और सभी आपके आसपास का जो माहौल है वो आपको बहुत सहयोग करेगा और आप जरूर बहुत सक्सेस होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। से भरा हुआ आपका जो मैसेज है। और मैं अपनी जो नई पीढ़ी है, मैं देखती हूँ आजकल बच्चियाँ एडवोकेसी में बहुत आ रही हैं, जुडिशरी में भी बहुत जा रही हैं। तो मैं उनको बहुत यही मैसेज देना चाहूँगी कि बेटा बिल्कुल आओ और पूरे पेशेंस के साथ अपना काम करो, मेहनत और लगन के साथ डटे रहो। और कहीं ना कहीं अगर आप पेशेंस रखोगे तो बहुत आगे तक बढ़ोगे। और एक और मैसेज है कि कानून महिलाओं के लिए आजकल बहुत बने हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं अपना कानून को महिलाएं अपनी ढाल के रूप में काम में ले, तलवार के रूप में ना ले, तो ये बहुत अच्छा, समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। ये बहुत ज़रूरत है आज के समाज में इस चीज़ की। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम। आपका जो एक मैसेज और आपने अपने बात से हमें दिया कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो पुरुषों का भी होता है। जैसा कि आपने कहा कि हर स्त्री के पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पुरुष का हाथ ज़रूर होता है, वाकई। क्योंकि जो पितृसत्ता होती है या मातृसत्ता जो होती है हमारी सोच में होती है, वो किसी आदमी या औरत से जुड़ी हुई नहीं होती है। बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे पुरुष हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इस हॉल में बैठे हुए हमारी पुरुष शक्ति के लिए भी, क्योंकि वो कहीं अपने आप को अवॉइड या इग्नोर ना फील करें। आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है समाज को आगे बढ़ाने में, महिलाओं को आगे बढ़ाने में। महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, समाज के लिए जो प्रयास कर रही हैं वो अतुलनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। मैडम, आप आज हमारे सामने विराज रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और आपका जो व्यक्तित्व है वो इतना सकारात्मक है कि आपकी प्रेजेंस से ही चारों तरफ मुस्कुराहट फैल जाती है। तो मैडम सरोज से मेरा प्रश्न है कि जो टूटते परिवार हैं, है ना, जैसा कि मैंने कहा कि ये वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हमारे विचारों में भी कहीं ना कहीं वो हावी हो गया है। भारतीय संस्कृति संयुक्त परिवार की रही है, लेकिन यहाँ आजकल हम देख रहे हैं टूटते परिवार, तलाक, बहुत सारे जो घटनाएं हैं वो समाज में हो रही है। तो इसमें महिलाएं जो है उनकी क्या भूमिका हो सकती है टूटते हुए परिवारों को जोड़ने में, और क्या कारण है कि टूटते हुए परिवारों की संख्या बढ़ रही है? बिल्कुल सही कहा आपने विजयलक्ष्मी जी कि आजकल हम देख रहे हैं कि हर समाज में, चाहे जाट समाज है, राजपूत है, बनिया जैन कोई भी है, मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि 2 महीने शादी हुए हैं, 2 महीने बाद ही तलाक है।
अब इसके कारण क्या हैं, क्या गलतियां हैं, किसकी क्या होती है, उस पर ना जाके मैं बेसिक 3 पॉइंट पे बात करूंगी कि इसके हम क्या इसका निवारण कैसे कर सकते हैं। और महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा रोल है। पहला पॉइंट है कि लेट मैरिजेस। आजकल शादियां बहुत लेट 29, 30, 31 इस एज में शादियां हो रही हैं। अब इस एज की बच्ची, उसकी ग्रेजुएशन होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई है, वो कहीं कंपनी में जॉब कर रही है, एक कंपनी से दूसरी 3-4 कंपनियां जॉब कर चुकी होती है, तो उसकी आदतें इतनी सख्त और रिजिड हो जाती हैं कि वो जैसे भी शादी करके जिस घर में जाएगी ना, वो चेंज नहीं होने वाली है। उसका सोने का रूटीन, उसका खाने पीने का रूटीन, उसका पहनावा इतना फिक्स हो चुका होता है कि पेरेंट्स भी उसको चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यहाँ जो महिलाएं बैठी हुई, बहनें बैठी हुई हैं, ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी बच्चियों की 18 साल में 12th हो जाती है, 22 साल में ग्रेजुएशन हो जाती है, 24-25 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है। तो हम सभी बहनों है, अपने अपने बच्चियों को है, अपने बेटों के, और बच्चे ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स बोले तो माने नहीं। आजकल मैंने सुना पेरेंट्स ही कहते हैं कि नहीं अभी क्या शादी की उम्र है, 30 साल की तो हुई है। तो हम सब बहनों की ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों के जैसे ही उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है तो जल्दी से जल्दी शादी करने की कोशिश करें। जॉब तो कभी भी मिल सकती है। एग्जाम हमने देखा पहले शादी के बाद ही लड़कियां जॉब लगती थी, 12th करके करते थे, ग्रेजुएशन भी करती थी, खूब पढ़ाई करके भी जॉब ले लेती थी। तो ये माओ का बहुत बड़ा रोल है कि अपने बच्चों की समय पे शादी करें ताकि वो अगले परिवार में जाके जल्दी एडजस्ट हो जाए। और दूसरा टॉपिक है कि हम सोशलाइजेशन हमारा बहुत कम हो गया है। आजकल हम बच्चों को, खुद भी माँ जाती है तो बच्चों को घर छोड़ के जाती है, वो सिर्फ नानी के ही जाती है, और चाचा के जाएगी या ताऊ के जाएगी, बच्चों को नहीं लेके जाएगी। तो मामा के बेटे की शादी में जाए तो वहाँ ताऊ के बेटे की शादी में भी लेके जाए, वहाँ मौसी के बच्चे की शादी में भी जाए तो चाचा के बच्चों के साथ, दोनों परिवारों में बच्चों को इन्वॉल्व करें। जितना बच्चा ज़्यादा परिवारों से मिलता है इतना ही उसका दिमाग खुलता है, थोड़ा सहज हो जाता है। अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो उसको बुरा नहीं लगता है। अगर बच्चा घर पे रहेगा, किसी से मिलेगा ही नहीं, अगर उसको ऊंची आवाज़ में किसी ने बोल दिया तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो बच्चियों के साथ भी यही हो रहा है, प्यार करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन उनको सोशलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ाइए। ये मुझे लगता है कि हम सब बहनें ही इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है माओ का इंटरफेरेंस। मेरे बेटी नहीं है, 3 बेटे हैं, 3 बहुएं आ चुकी हैं, शायद ही मैं कभी उनको ऊंची आवाज़ में बोलूँगी और वो मम्मी जी के बिना मुझे कभी नहीं बोलती है। माओ का सबसे बड़ा रोल है। आजकल क्या है, माओ के पास टाइम बहुत है। सब कहते हैं टाइम नहीं है, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम है। आजकल काम करना महिलाओं ने छोड़ दिया है। झाड़ू पोछा कोई करती नहीं, बर्तन कोई मांजती नहीं, कपड़े कोई धोती नहीं, खाना तक भी नहीं बनाती है। तो सब काम नहीं करती तो टाइम ही टाइम है। अब टाइम ज़्यादा होगा तो वो क्या करेंगी, बेटी से फ़ोन पे बात करेंगी, बेटी के घर में इंटरफेरेंस, बेटे से बात करेंगे तो बेटे के घर में इंटरफेरेंस, हर चीज़ पूछती है, क्या कर रही है, क्या खाया, क्या बनाया, इतनी छोटी छोटी बातें बच्चियों से पूछती है। अब वो कोई ना कोई बात सुबह की परेशान हुई, वो कुछ कुछ बोलेगी, अच्छा आपको ऐसे बोला, ऐसे इतना काम करते हो। तो माओ से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बेटी और बेटों के घरों में ताक झांक करनी बंद करें और खुद के कामों में बिजी रहें। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही सुंदर संदेश आपका। मैं अगला जो आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल पारंपरिक और हमारे राजस्थानी वेशभूषा में आई हैं, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में आप काम भी कर रही हैं, तो आपने कुछ ना कुछ अंतर महसूस किया होगा ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में जो बच्चियां रह रही हैं। क्या उनको आगे बढ़ने में कोई जो चुनौतियां हैं उनका जो सामना करना पड़ता है, उनमें कोई डिफरेंस है, कोई अंतर है? ऐसा तो नहीं है कि शहरी क्षेत्र की जो बच्चियां हैं उनको कम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ग्रामीण क्षेत्र की जो बच्चियां हैं उनको अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सर्वप्रथम तो आप सबको नमस्कार। ये एकदम अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रामीण परिवेश में जो बच्चियां हैं वो पढ़ती है, लिखती है, परिवार के साथ रहती है, लेकिन वो कभी बाहर कम निकलती है। लेकिन इसी का सबसे बड़ा रीज़न है कि वो शिक्षित है। तो शिक्षा जिसके पास होगी वो हर एक चुनौती का सामना करने के लिए सदृढ़ रहेगी। मैं भी ग्रामीण परिवेश में पढ़ी लिखी हूँ। मेरी 12th गांव से हुई है और एक सामान्य परिवार से थी। और जैसे मैम ने बताया, फर्स्ट ईयर में मेरी भी शादी हो गई थी 19 साल की उम्र में और 23 में बच्चा। तो मैं जब बीएड कर रही थी तो बाहर दूर आ गया था मेरा कॉलेज। तो घर वालों ने बोला इतनी दूर जाना पड़ेगा कॉलेज करने के लिए। तो मेरे ससुर जी ने बोला कि ठीक है आप एक काम करो, अपन सीट को शिफ्ट करवा लेते हैं अपने गांव में। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं खुद अपनी बच्ची को पालने में टाइम लगा दिया और वो डेट निकल गई तो
फिर घर वालों कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है कि भाई हम बच्चों को पढ़ाएं। अपना खुद का ध्यान खुद को रखना पड़ता है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि भाई वो डेट तो निकल गई, लेकिन अब मैं खाली बैठी क्या करूँ। जब बच्ची 6 महीने की 7 महीने की होगी, घर वाले सब, पहली बच्ची थी घर में तो वो सब जने उसको इंटरेस्टेड रखते थे, मेरे वो ज़्यादा उसका वो लालन पालन का भार पड़ा नहीं। तो मुझे ऐसे आया कि मैं दिमाग में नहीं, पढ़ाई तो करनी चाहिए, पढ़ाई छूट जाएगी ऐसे तो मैं ऐसे एक दिन ई मित्र की दुकान पे गई। मेरी एक छोटी ननद है, उसके कोई फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरना था, इसलिए तो वहाँ फॉर्म भरे जा रहे थे। मैंने कहा मेरा भी फॉर्म भरो आप, मैं एमए करूँगी। बोला आपने तो 2 साल पहले छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैं एमए पढ़ूंगी और आगे निकलना मेरे को। चुपचाप गई, फॉर्म भर दिया, किताबें मंगवा ली, घर बैठ के मैंने पढ़ाई करी। पढ़ाई करके और पहले एमए किया सोशियोलॉजी से, क्योंकि मेरा सामाजिक में पहले से ही ऐसा इंटरेस्ट था। उसके बाद में मेरे ससुर जी जो श्री राम जी बीचर साहब पूर्व विधायक हैं, वो राजनीतिक में इंटरेस्टेड थे और आज 40 साल से वो जनता के बीच में बने हुए हैं। तो गांव वाले लोग वहाँ आते थे और उनसे मेरा हमेशा इंट्रोडक्शन होता था। सुबह सुबह जब आते थे तो उनको चाय पिलाना, बैठाना करना, वो मेरा ही काम होता था। उनकी सर कभी साहब नहीं रहते थे तो उनकी समस्या भी मैं ही सुनती थी, AJPA। तो वो मेरा भी उनसे क्या वो हो गया, संपर्क हो गया। उसके बाद में जब मेरा पॉलिटिक्स से मैं सोशियोलॉजी कर रही थी, ये मैं MA कर रही थी डबल। तो जब किसी को घर वालों को किसी को पता नहीं था, मैं जब एग्जाम होते थे, जब पीहर चली जाती थी, पीहर से एग्जाम दे देती थी और मेरी डबल MA हो गई। फिर जब साहब मेरे प्रधानों के चुनाव आए तो उसके अंदर लेडीज सीट आ गई। तो हर बार क्या साहब का नंबर आता था, लेकिन अब की बार लेडीज सीट आ गई तो घर में और किसका नंबर आया, तो ज़्यादा सोशल में थी तो मेरा नंबर आ गया। अब मैं ऐसे तो थी कि भाई हाँ अपन ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बात होती है ना, पिताजी का सहारा होता है तो बच्ची आगे बढ़ने में निडर हो जाती है। तो उन्होंने मेरे को सहारा दिया। मेरे हस्बैंड जो एक क्रिकेटर हैं, वो भी उन्होंने भी मेरे को सहारा दिया कि नहीं आप ये कर सकते हो। तो मैंने उस चीज़ को किया। तो अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि भाई ग्रामीण में और शहरी में अंतर। तो शहरी में अगर मैं पढ़ी लिखी हुई होती तो मुझे उतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं इंडिपेंडेंट होकर खुद अपने आप से वो करती। लेकिन उन्होंने मुझे सहारा दिया और मैंने वो चुनाव लड़ा। थैंक यू सो मच मैम। सेकंड टाइम मुझे जब बीजेपी से टिकट मिला तो मैं खुद इतनी कॉन्फिडेंट थी कि हाँ हम अपन कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, मुझे अपने प्रश्न का जवाब मिल गया है। अवसरों को रास्तों में बदल दें हम, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मेरा जो आखिरी प्रश्न है मैडम निर्मला से है। मैडम, आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है वो महिलाओं को सशक्त कोई भूमिका रोल अदा करता है या नहीं? किस प्रकार से हमें आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है वो सशक्तिकरण की ओर लेकर जाता है? मैंने 2005 में MSc मैथमेटिक्स हूँ मैं, और उसके बाद मेरी शादी हो गई एक बिजनेस फैमिली में। मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं कुछ समाज के लिए अच्छा करूँगी, अच्छी पोस्ट पे पहुँचूँगी। लेकिन जब शादी के बाद हमारी फैमिली में ये अलाउ नहीं था। फिर मुझे लगा कि अब मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। तो मैंने अंतिम लक्ष्य की ओर ध्यान दिया कि मुझे मोक्ष के लिए काम करना चाहिए। धार्मिक मैंने पुस्तकें पढ़ी, उससे मुझे कई चीज़ों के बारे में और पता चला। मोक्ष के लिए हमें जो है सबसे पहले अपना अहम, उसको ख़त्म करना होगा, उसको नष्ट करना होगा। अहम जब ख़त्म होता है हमारा, जब हम इस शरीर से हम अपने आप को अलग देखें। कोई हमें गाली दे तो हमें गुस्सा नहीं आए, कोई हमारी बहुत तारीफ़ करे तो हमें उससे ज़्यादा खुश नहीं होना है। तो इस चीज़ के लिए जब मैंने काम करना शुरू किया, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, 5 मेरे ससुर जी भाई हैं, और जब मेरी शादी हुई तो 30 हमारी फैमिली 40 लोगों की फैमिली थी। 10 मेरे देवर हैं, 11 नंदे हैं, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई थर्ड में, कोई फोर्थ में, मैं सबको पढ़ाती। उस टाइम हमें ये नहीं था कि कोई नौकरी करनी है। इस वजह धीरे धीरे ये हुआ कि मुझसे कुछ गलती हुई तो मेरे ससुर जी ने मुझे डांटा, रोज़ किसी काम के लिए कुछ कह देते, कभी कुछ कह देते। लेकिन मैंने हमेशा कि ठीक है, ये गालियाँ जो है इस शरीर को पड़ रही है, और हर चीज़ को उस तरह से लिया। तो धीरे धीरे उन्हें भी मुझ पर विश्वास हुआ कि नहीं, हम इसको मौका दे सकते हैं, ये आगे जो भी करना चाहे कर सकती है। 2010 में शादी के 7 साल बाद मेरे 2005 और 7 में 2 बच्चे हो गए। उसके बाद में 10 में मुझे उन्होंने कहा कि बेटा तुझे अगर कुछ करना है, एग्ज़ाम देना है, तो केवल RS का एग्ज़ाम दे सकती है। और मुझे क्या चाहिए था, मच्चू के चौहान,
और मेरे पति ने इस चीज़ में मेरा बहुत सपोर्ट किया। 2010 में मैंने पहली बार 3 महीने में ही पढ़ाई करके मेंस में केवल मेरे 30 नंबर कम थे। तब भी रिज़ल्ट आने पर मैं बहुत खुश थी कि जो एक इतना बड़ा रास्ता है उसमें से मैंने इतना तो कर लिया, अब इतना सा बचा हुआ है। उसके बाद हम जैसे हमारे गांव की फैमिली थी तो गाय भैंसें भी थी, और पढ़ाई के साथ साथ मैंने जैसे रात को पढ़ाई करती, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती, सुबह गोबर फेंक रही हूँ, उसके साथ अपने कानों में मेरी जो भी नोट्स बनाती थी उन सबको मैं रिकॉर्ड कर लेती थी और सुबह सुनती रहती, झाड़ू लगाते वक्त, रोटी बनाते वक्त, सब्जी बनाते वक्त। मेरा एक ही काम था कि लगातार मुझे काम भी करना है, फैमिली भी संभालनी है, पढ़ाई भी करनी है, और इसी तरह से मैंने पढ़ाई करी। दूसरे वाले अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया और आज मेरे घर में मेरे बाद 9 बहुएँ और आ गई हैं, वो भी पढ़ाई कर रही हैं सब। कोई पीएचडी कर रही है, कोई क्या कर रही है। तो जो मेरी 5 सासुएँ हैं जिनके साथ मैंने जॉइंट फैमिली में उनके साथ जिया, आज दूसरी बहुएँ जब कहती कि हम पढ़ रहे हैं तो वो उन्हें डांट देती कि हमने देखा है निर्मला ने कैसे पढ़ाई करी है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी कहानी है आपकी, चुनौतियों से भरी हुई। और टाइम कम था तो हाँ, मैं मेरे बता पास नहीं भी पाई। थोड़ा सा समय कम है। वैसे मैं जो हमेशा लिखती हूँ कि हर स्त्री एक कहानी है, बस सुनने वाले कान चाहिए उनके लिए। हर स्त्री अपनी एक कहानी लेकर चलती है, चुनौतियों से भरी हुई, और वही जो कहानी है हम यहाँ सुन रहे हैं। अपनी अपनी जर्नी जो है हमने अभी शेयर की मैडम के साथ, या आप लोगों ने जो सशक्तिकरण की जो परिभाषा हम लोगों के सामने प्रस्तुत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। होप ये जो हमारा पैनल डिस्कशन है, इससे जो मैसेज हम अपनी बालिकाओं को देना चाह रहे हैं वो ज़रूर उन तक पहुंच गया होगा। और मैं इस कार्यक्रम के जरिए भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करना चाहती हूँ, जो हम स्त्रियों को अपनी कहानी बयां करने के लिए मंच हमें जो अवेलेबल करवाया है, इसके लिए थैंक यू सो मच भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और